Bismillahirrahmanirrahim, students. This is physics class by Sir Amar. In this class, we are studying about the syllabus of Federal Board Physics, second year. According to book, Unit 11 is electrostatics. So, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और कुछ टॉपिक हमने पहले ही पढ़ लिए हैं. So, after those topics, हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था. So this topic is connected with that last topic, which is electric flux through a closed spherical surface. हमने देखा था कि फ्लक्स आपके पास प्लेन से जनरेट हो रहा है, यानी अगर किसी प्लेन सरफेस से या किसी आपके पास स्क्वायर सरफेस से, सर्कुलर सरफेस से कोई फ्लक्स जनरेट हो रहा है, यानी कि लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं, तो वहां से फ्लक्स जनरेट हो रहा है. क्या होगा अगर फ्लक्स किसी कर्व सरफेस पे जनरेट हो, लाइक स्फेरिकल सरफेस? सो सबसे पहले इस अचीवमेंट को पूरा करने के लिए हमें एक चार्ज को स्फेयर के अंदर रखना होगा. ओके, सो इफ चार्ज इज इनक्लोज इन अ स्फेयर, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासेस थ्रू द सरफेस ऑफ स्फेयर व्हिच कॉजेस फ्लक्स थ्रू द सरफेस. यानी अगर मैं एक स्फेयर लूं और उसके सेंटर में एक चार्ज रख दूं, अब इसमें से निकलने वाली लाइन ऑफ फोर्सेस स्फेयर के चारों तरफ से बाहर आएंगी. सही है, स्फेयर के चारों तरफ से बाहर आ जाएंगी, जिसकी वजह से मैं कहूंगा कि देयर इज अ फ्लक्स ओवर होल स्फेयर. चार्ज की वजह से पूरे के पूरे स्फेयर पे फ्लक्स जनरेट हो गया है. बट इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू होल सरफेस ऑफ स्फेयर. तो क्या तरीकेकार इस्तेमाल कर सकते हैं इसको मालूम करने के लिए? तो हमें इस स्फेयर को इनफाइनाइट मैनी स्मॉल एंड इक्वल पैचेस में तोड़ना होगा. वजह यह है कि हमने लास्ट क्लासेस में जो पढ़ा है या लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा है वो फ्लक्स थ्रू एनी प्लेन सरफेस है, और उसके बारे में हमने इक्वेशन भी ड्राइव कर ली है. कोई नई इक्वेशन हम इतनी आसानी से ड्राइव नहीं कर सकते जब तक हमारे पास प्रीवियस कोई रिकॉर्ड ना हो. तो प्रीवियस रिकॉर्ड तो हमारे पास प्लेन सरफेस का है, ये कर्व सरफेस है. तो क्या करें? आसानी इस बात में है कि मैं इस कर्व सरफेस को प्लेन सरफेस बना लूं. कैसे बनाऊंगा? मैं इसको इनफाइनाइट मैनी स्मॉल पैचेस में तोड़ दूंगा. इतने स्मॉल पीसेस होंगे कि ये हर पीस आपके पास प्लेन सरफेस के तरह बिहेव कर रहा होगा. ओके, जिस तरह से मैंने यहाँ पे ब्रेक करके आपको दिखाया कि हर पीस को मैंने ब्रेक कर दिया इनफाइनाइट मैनी पीसेस में, इक्वल पीसेस में, स्क्वायर पीसेस में. ओके, और हर एक पीस कंटेन करेगा एरिया वेक्टर. मतलब यानी एक पीस का अपना एरिया वेक्टर होगा और उस एरिया वेक्टर का साथ सिर्फ एक ही फील्ड एसोसिएट होगी, यानी उसमें से दूसरी फील्ड पास होने की जगह नहीं होगी. अगर दूसरी फील्ड उसके साथ चल भी रही है तो वो किससे पास हो जाएगी? बराबर वाले आपके पास एरिया वेक्टर के साथ. तो एक पैच में सिर्फ एट अ टाइम एक ही फील्ड पास हो सकती है. कुछ इस तरह से लगेगा स्फेयर अगर चारों तरफ से आपके पास फील्ड जनरेट हो रही है उसमें. ओके, तो अब इसको मैथमेटिकली थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूं तो मुझे क्या करना है कि हर यानी कि पूरे स्फेयर में से एक पर्टिकुलर मैं पीस निकाल लूं. ओके, तो कोई एक ऐसा पीस निकाल लूं जिसमें मैं एरिया वेक्टर को डिनोट कर दूं और फील्ड लाइन को डिनोट कर दूं. सही है भाई? तो मैथमेटिकली तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं. डायग्राम पे थोड़ी नजर डालें फिर समझ में आएगा. तो डायग्राम को जिस तरह से है आपके पास कि उसी पैच हुए हुए स्फेयर को मैंने यहाँ रखा. येलो मार्क दिखा रहा है कि मैं इस एरिया को कंसीडर कर रहा हूँ एज अ एरिया वेक्टर. सही है? तो उसमें से मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगा. ओके, और सिर्फ एक ही फील्ड लाइन पास हो सकती है इस एरिया वेक्टर से, विच इज एग्जैक्टली पैरेलल टू दैट एरिया वेक्टर. क्या ये वही कंडीशन नहीं है जो हमने पहले पढ़ी थी? जी बिल्कुल वही है. ये
पैच आपके पास एक प्लेन के तौर पे काम कर रहा है और इस प्लेन में से सिर्फ एक फील्ड पास हो रही है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर के पैरेलल है, ये वही कंडीशन हो गई मैक्सिमम फ्लक्स वाली। ओके, तो आप क्या करेंगे, फ्लक्स की इक्वेशन यूज करेंगे। कौन सी इक्वेशन है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा ए, क्योंकि पहला फ्लक्स था तुमने E1 और A1 रखा, दूसरा होता तो E2 A2 रखते, सही है। इस तरीके से AN और EN और AN रखते, सो ऑन, आपके पास सारे के सारे ऐड हो जाते। मुझे पूरा फ्लक्स मालूम करना है, तो आप क्या करें, 1 से लेकर n नंबर तक के फ्लक्स को ऐड कर लें। 1 से लेकर n तक को ऐड कर लिया, आपके पास सरफेस ऑफ स्फीयर का फ्लक्स आ गया। कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया, सिर्फ सरफेस को ब्रेक किया स्मॉल स्क्वायर पीसेस में, और हर स्क्वायर पीस को मैंने कहा कि इसमें एक एरिया वेक्टर है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। देन मेरे पास आसानी क्या हो गई, मैं इस पर पुराना वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। पुराना फॉर्मूला अप्लाई किया, पुराना फॉर्मूला अप्लाई करके सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हर पैच के फ्लक्स को क्या करा है, ऐड करा है। ऐड करने के बाद एक मैक्सिमम फ्लक्स आएगा आपके पास जो कि स्फीयर के सरफेस का होगा। सही भाई, बात समझ में आती है। ओके, हम नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं। अच्छा, फ्लक्स स्फीयर में तो मालूम किया जा सकता है, बट फ्लक्स आपके पास किसी भी आर्बिट्री सरफेस में हो सकता है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस की बात करूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां पे जनरेट हो जाएगा। बने बस शर्त यह है कि आपको चार्जेस के बारे में पता हो, ओके, और पता हो कि जो फील्ड है वो कहाँ तक मौजूद है। फॉर एनी क्लोज सरफेस, like the flux will always be divided equal to every small patch of given surface। यानी अगर मैं स्फीयर ना दूं आपको, मैं ओवल दे दूं, तो आप उसमें भी यही करोगे कि उसके स्मॉल पीसेस बनाएंगे, ओके, और उसमें से फ्लक्स को जनरेट होता हुआ दिखा देंगे। अब दो बातें यहाँ पे समझ में आएंगी। पहली है, अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस लीव कर रही है सरफेस को, जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, ओके, या कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इज आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस, तो आप इसको कहेंगे कि जो उसका फ्लक्स है वो पॉजिटिव फ्लक्स है। वजह क्या है, इसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज रखा गया है। सेम एज अगर आपके पास फील्ड लाइंस इनवर्ड आ रही हैं सरफेस से, सही है, तो आप कहेंगे फ्लक्स इज नेगेटिव। बात समझ में आ गई। सो आपके पास एक दफा फ्लक्स पॉजिटिव हो सकता है, एक दफा फ्लक्स नेगेटिव हो सकता है। क्या ये जीरो भी हो सकता है? हाँ, अगर आपके पास फील्ड लाइंस बाहर निकलती हुई यानी आउटवर्ड और अंदर आती हुई यानी इनवर्ड सेम हो जाए, यानी 10 लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर जा रही हैं, 10 लाइन ऑफ फोर्सेस अंदर आ रही हैं, आपने कहा द फ्लक्स विल बी जीरो। ये थर्ड कंडीशन है या पॉइंट है फ्लक्स को कंसीडर करने की, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव या फिर जीरो। अब ये जो हमने सरफेसेस की बात करी, इनको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है गॉसियन सरफेस का। गॉसियन गॉस के नाम से निकला है, और गॉस इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट। सही है, एक साइंटिस्ट था जिसने फ्लक्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, सही है, तो उसी के नाम से गॉसियन सरफेस बनाई गई। सही, तो उसका लॉ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम गॉसियन सरफेस देख लेते हैं। तो गॉसियन सरफेस है क्या, ये सिर्फ एक इमेजिनरी सरफेसेस है, सही, इमेजिनरी आर्बिट्री सरफेसेस जिसके अंदर आपके पास हर तरह की सरफेसेस मौजूद हैं। तो गॉस ने बेसिकली बताया था कि आप हर तरह के सरफेसेस में से फ्लक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, बशर्त है कि उस सरफेस के अंदर चार्ज मौजूद हो। ओके, तो हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस इनक्लोजेस अ सिस्टम ऑफ अ पॉइंट चार्ज, उसके अंदर पॉइंट चार्ज का सिस्टम होना चाहिए, वरना वो गॉसियन सरफेस नहीं होगी। किस तरह की गॉसियन सरफेसेस हो सकती हैं, तो एक रिंग टाइप की मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है, इस तरह की भी गॉसियन सरफेस हो सकती है। गॉसियन सरफेस इस तरह की भी हो सकती है, ये ब्लू कलर की जो बनी हुई है सारी डॉटेड लाइंस, अजीबोगरीब। और ये कुछ इस तरह की आपके पास गॉसियन सरफेसेस हो सकती हैं। स्फेरिकल हैं आपके पास, डोनट शेप में है आपके पास, क्यूबिकल है,
सर्कुलर है, स्क्वायर है और हेमिस्फेयर है, नहीं स्फेयर कहा था। तो हम ज़्यादातर स्फेयर और स्क्वायर को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सही। तो ये हमारे पास नॉर्मली गॉसियन सरफेस के तौर पे यूज होती हैं बड़ी आसानी से। तो आज के टॉपिक में जो हमने समझा वो फ्लक्स थ्रू एनी कर्व सरफेस, सही, या एनी आर्बिट्री सरफेस को, और गॉसियन सरफेस क्या होती है उसको भी हमने पढ़ लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम और मजीद आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सही है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।